नमस्कार। पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों के सफ़रनामा में श्री सुरेंद्र प्रकाश जी की लिखी कहानी बीजूखा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकें और भौं तक के बाल सफ़ेद हो चुके थे। कमर झुक गई थी और हाथों की नसें सांवले खुरदुरे मांस में से उभर आई थीं। इस बीच उसके यहाँ 2 बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ क्यों हुई, इसमें कुछ बताने जैसी बात नहीं। जब भी कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व से परिचित होता है और अपने इर्द गिर्द व्याप्त बेचैनी को अनुभव करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना स्वाभाविक ही हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल्के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े और फिर उनकी पकड़ अपने आप दृढ़ हो गई। उसने बैलों को हाँक लगाई और हल का फाल धरती को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। उसके दोनों बेटों की पत्नियां थीं और आगे उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने वाले के। अब उन सब के पालन पोषण का भार होरी पर आन पड़ा था और उसके वृद्ध शरीर में रक्त तेजी से दौड़ने लगा था। उस दिन आकाश सूर्योदय से पूर्व अधिक ही सुर्ख था और होरी के आंगन में कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं में से पानी निकाल निकाल कर उन पर बारी बारी उड़ेलती जा रही थी और वे उछलते हुए अपनी देह मलते पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने आले में रखे शीशे में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थी। उसने समीप ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंख बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और फिर दरवाजे से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार हैं? उसने अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सिरों पर पल्ले ठीक किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा यह झूठ हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अगर भगवान ने झूठ जैसी नेमत ना दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते। उनके पास जीने का कोई बहाना ही न रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच सिद्ध करने के प्रयास में देर तक जीवित रहते हैं। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट गए। जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले, वे सचमुच तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा रहा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई त्योहार हो। सब बड़े चाव से शीघ्र खेत में पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। होरी ने अंगोछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ गया है। ना अहलमत की धौंस, न बनिए का खटका, न अंग्रेज़ की जोर ज़बरदस्ती और न ज़मींदार का हिस्सा। उसकी दृष्टि के सामने हरी भरी बालियां झूम उठीं। चलो बापू, उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे उसकी टांग के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सिर पर रखी। वीर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की 4 दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गांव की गलियों गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे।
सबके दिलों में हर्षोल्लास के अनार फूटते प्रतीत हो रहे थे। सबकी आंखें पक्की फसलें देखकर चमक रही थीं। होरी को लगा जैसे जीवन कल से आज थोड़ा भिन्न है। उसने पलटकर पीछे आते अपने बच्चों की ओर देखा। वे बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले, मरियल से, जो जीप गाड़ी के पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थीं जैसे एक गरीब किसान की बेवा औरतें होती हैं, चेहरे घूंघटों में छुपे हुए और लिबास की एक एक सिलवट में गरीबी जुओं की तरह छुपी बैठी। वह सिर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। गांव के अंतिम मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। निकट ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर गोठ में कुछ गायें, भैंसें और बैल चारा खाकर फुंकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरी खेत थे। इन सब खेतों के बाद ज़रा दूर, जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे, एक छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें धान पककर अंगड़ाइयाँ ले रहा था। वे सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कीड़े सूखी घास पर रेंग रहे हों। वे सब अपने खेत की तरफ जा रहे थे, जिसके आगे कल्लर था, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नज़र ना आती थी। बस थोड़ी बेजान निर्जीव मिट्टी थी, जिसमें पांव रखते ही धंस जाता था, और मिट्टी इस प्रकार भुरभुरी हो गई थी जैसे उसके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थीं और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थी। वह कल्लर धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया, पिछले 50 वर्षों में वह 2 हाथ आगे बढ़ आया था। होरी चाहता था जब तक बच्चे जवान हों वह कल्लर उसके खेत तक ना पहुँचे, और तब वह स्वयं किसी कल्लर का हिस्सा बन चुका होगा। पगडंडियों का न खत्म होने वाला सिलसिला और उस पर होरी और उसके खानदान के लोगों के हरकत करते नंगे पांव। सूरज आकाश की पूर्वी खिड़की में से झांक रहा था। चलते चलते उनके पांव मिट्टी से सन गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों के लोग कटाई करने में व्यस्त थे। वे आते जाते राम राम कहते और फिर किसी अज्ञात उत्साह और जोश के साथ टहनियों को दराती से काटकर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम मात्र को भी नहीं था। अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल शुष्क हो चुकी थी और उस पर विचित्र सी आड़ी तिरछी दरारें, अजीब से बेल बूटे बने थे। वे पानी के पैरों के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नज़र आ रहा था। सबका दिल बल्लियों उछलने लगा। फसल कटेगी तो पूरा आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मज़ा आएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद, उन सब ने एक साथ ही सोचा। अचानक होरी के कदम रुक गए। वे सब भी रुक गए। होरी खेत की ओर आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था। वे कभी होरी की ओर और कभी खेत की ओर देख रहे थे कि अचानक होरी के शरीर में जैसे बिजली की सी लहर उत्पन्न हुई। उसने कुछ कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज़ लगाई, अबे कौन है? फिर सबने देखा कि उनके खेत में पकी हुई फसल में कुछ व्याकुलता के लक्षण थे। अब वे होरी के पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगे। अबे कौन है रे? बोलता क्यों नहीं? कौन फसल काट रहा है मेरी? मगर खेत में से कोई उत्तर नहीं मिला। अब वे निकट आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दराती चलने की सर सर की आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कुछ हद तक सब सहमे हुए थे। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है हराम का जना? बोलता क्यों नहीं? और अपने हाथ में पकड़ी हुई दराती सूत ली।
अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा और फिर जैसे मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं हूँ होरी काका, बिजूखा। उसने अपने हाथ में पकड़ी दराती हवा में लहराते हुए उत्तर दिया। मारे खौफ के सबकी घुटी घुटी चीख निकल गई। उनके रंग पीले पड़ गए और होरी के होंठ पर जैसे सफ़ेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वे सब स्तब्ध से खड़े रह गए। वह कुछ देर कितनी देर थी, एक पल, एक सदी या फिर एक युग, इसका उनमें से कोई अनुमान न लगा सका। वे बुद्ध बने खड़े रहे और जब तक उन्होंने होरी की क्रोध से कांपती हुई आवाज़ न सुनी, उन्हें अपने जीवन की अनुभूति न हुई। तुम बिजूका, तुम? अरे तुमको मैंने खेत की देखभाल के लिए बनाया था, बांस की खपच्चियों से, और तुमको उस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरा बाप हांका लगाता था, और वह जाते हुए खुश होकर अपने फटे कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था और उस पर मैंने अंग्रेजी शिकारी का टोप रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बिजूका पहले की तरह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। जैसे ही वे समीप पहुँचे, उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी है और बिजूका उसके निकट दराती हाथ में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा है। वे सब हैरान हुए कि उसके पास दराती कहाँ से आ गई। वे कई महीनों से उसे देख रहे थे। निर्जीव बिजूका दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, परंतु आज वह आदमी लग रहा था, हाड़ मांस का उन जैसा मनुष्य। यह दृश्य देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर उसे जोरदार धक्का दिया, लेकिन बिजूका तो अपने स्थान से बिल्कुल न हिला। अलबत्ता होरी अपने ही जोर से मार खाकर दूर जा गिरा। सब लोग चीखते हुए होरी की ओर बढ़े। वह अपनी कमर पर हाथ रखे उठने का प्रयास कर रहा था। सब ने उसे सहारा दिया और उसने भयभीत होकर बिजूका की ओर देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका बिजूका, मुझसे भी, जिसने तुझे अपने हाथों से बनाया, अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। बिजूका अब भी पहले की तरह मुस्कुरा रहा था। फिर बोला, तुम खामखा खफा हो रहे हो होरी काका, मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, 1/4। लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं बिजूका हूँ, मैंने इस खेत की हिफाजत की है। लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था, और बेजान चीज़ का कोई हक नहीं होता। तुम्हारे हाथ में दराती कहाँ से आ गई? बिजूका ने जोरदार ठहाका लगाया। तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको यह दराती और ज़िंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी, ये मुझे अपने आप मिल गई। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की खपच्चियाँ चीरी, अंग्रेजी शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी से मेरी आँखें, नाक, कान और मुंह बनाया था, उस दिन उन सब चीज़ों में ज़िंदगी कुलबुला रही थी, और यहाँ सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहीं खड़ा रहा था, और एक दराती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही, और अब फसल पक गई तो वो दराती मेरे हाथ में थी। लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा, और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बिजूका ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, ताकि उन सब को उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह सब साजिश है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं समझता, यह सब छलावा है।
मैं पंचायत में इसका फैसला करवाऊंगा। तुम दराती फेंक दो, मैं तुम्हें एक तिनका भी नहीं ले जाने दूंगा। होरी चीखा और बिजूका ने मुस्कुराते हुए दराती फेंक दी। गांव की चौपाल में पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था। उसका चेहरा दुख से मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं और अब बिजूका का इंतज़ार था। आज पंचायत को अपना फैसला सुनाना था। मुकदमे के दोनों पक्ष अपना अपना बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बिजूका धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दिया। सबकी नज़रें उस ओर उठ गईं। वह वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही वह चौपाल में दाखिल हुआ, सब अनजाने ही उठकर खड़े हो गए और उनके सिर आदरपूर्वक झुक गए। होरी यह तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बिजूका ने सारे गांव की आत्मा खरीद ली, पंचायत का न्याय खरीद लिया है। वह खुद को तेज पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा शरीर कांपने लगा। उसने पंचायत के निर्णय को स्वीकार करते हुए फसल का 1/4 हिस्सा बिजूका को देना मंजूर कर लिया और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, यह शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है। अभी कलर खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए कभी बिजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेतों में कोपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस में बांधकर खेत में खड़ा कर देना, बिजूका की जगह पर। तब मैं तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूँगा। जब तक कलर आगे बढ़कर खेत को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहाँ से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बिजूका नहीं बनाना, कि बिजूका बेजान नहीं होता। आप ही आप उसे ज़िंदगी मिल जाती है और उसका सारा वजूद उसे दराती थमा देता है और उसका फसल पे 1/4 हिस्से का हक हो जाता है। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी खेत की ओर बढ़ा। उसके पोते पोतियाँ उसके पीछे थे और फिर उसकी बहुएं उसके पीछे। गांव के दूसरे लोग सिर झुकाए चल रहे थे। खेत के निकट पहुंचकर होरी गिरा और शेष हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू कर दिया और बाकी सब लोग यह तमाशा देखते रहे। बिजूखे ने अपने सिर पर रखा शिकारी टोपा उतारकर सीने से लगा लिया और अपना सिर झुका दिया। तो ये थी कहानी बिजूका। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।